जनवरी 2026 का महीना उच्च शिक्षा की दुनिया में एक बड़ी बहस लेकर आया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए। कहने को तो इनका उद्देश्य बहुत नेक है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विकलांगता या किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को ZDH से खत्म करना। ये नियम सिर्फ सीधे सीधे होने वाले भेदभाव की बात नहीं करते, बल्कि उस सूक्ष्म या अप्रत्यक्ष भेदभाव पर भी निशाना साधते हैं जो अक्सर नजर नहीं आता, लेकिन छात्रों के मन पर गहरा असर छोड़ जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र के साथ भेदभाव हुआ है या नहीं, यह उसके इरादे से नहीं बल्कि उस पर हुए असर से तय किया जाएगा। इन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया भी काफी सख्त बनाई गई है। हर संस्थान को अपने यहाँ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र और एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है। नियमों में यह भी तय किया गया है कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की बैठक होगी और 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके बाद संस्थान के प्रमुख को 7 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। यह पूरी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि शिकायतों को टाला न जा सके और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, जो अक्सर फाइलों के ढेर में दब कर रह जाता है। यह ढांचा यहीं नहीं रुकता। अगर कोई व्यक्ति संस्थान के फैसले से खुश नहीं है, तो उसके पास अपील का भी अधिकार है। वह 30 दिनों के भीतर यूजीसी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र लोकपाल यानी ओम्बड्सपर्सन के पास अपनी बात रख सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अक्सर संस्थान अपनी छवि बचाने के लिए मामलों को दबाने की कोशिश करते हैं। अब एक बाहरी और स्वतंत्र अधिकारी के होने से निष्पक्ष जांच की उम्मीद बरच जाती है। यूजीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि जो संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनकी फंडिंग रोकी जा सकती है, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है और यहाँ तक कि उनके डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी भी वापस ली जा सकती है। ये सख्ती दिखाती है कि यूजीसी इस बार इन नियमों को कागज पर ही सीमित नहीं रखना चाहता, लेकिन इन नियमों की घोषणा उस समय हुई जब शिक्षा व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में थी। जून 2024 में हुए यूजीसी नेट पेपर लीक कांड ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की साख पर गहरा दाग लगा था। उस घटना ने यह दिखाया था कि हमारी परीक्षा प्रणाली कितनी खोखली हो चुकी है। ऐसे माहौल में जब छात्रों का व्यवस्था पर से भरोसा उठ रहा हो, इक्विटी रेगुलेशन जैसे बड़े बदलाव को लाना एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह समानता लाने का वादा करता है, तो दूसरी तरफ यह पहले से मौजूद अविश्वास और दरारों को और गहरा करने का खतरा भी पैदा करता है। क्या यह कदम भरोसे को बहाल करेगा या नए विवादों को जन्म देगा? यह सवाल हवा में तैर रहा है। इन नए नियमों में जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, वह है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल करना। अब तक ऐसे नियम मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही सुरक्षा देते थे, लेकिन अब यूजीसी ने माना है कि OBC छात्रों को भी कैंपस में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें भी कानूनी संरक्षण की उतनी ही जरूरत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के लिए यह एक बड़ी जीत है। उनका कहना है कि यह एक अधूरा काम था जिसे अब पूरा किया गया है, लेकिन इसी एक बदलाव ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है, जिसने समाज को 2 ध्रुवों में बांट दिया है और सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पर एक नई जंग छिड़ गई है। इस बहस का दूसरा सिरा सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों के विरोध से जुड़ा है। उनका आरोप है कि ये नियम पूरी तरह से एक तरफा हैं। उनका कहना है कि भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ये नियम सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों को ही पीड़ित मानते हैं और सामान्य वर्ग के छात्रों को कोई सुरक्षा नहीं देते। उन्हें डर है कि इन नियमों का इस्तेमाल सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। यह भावना इस बात से और गहरी हो गई है कि नियमों के शुरुआती ड्राफ्ट में
झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वालों पर दंड का प्रावधान था, जिसे अंतिम नियमों से हटा दिया गया है। झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटाने का फैसला विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। आलोचकों का कहना है कि जब किसी पर आरोप लगाने का कोई जोखिम नहीं होगा तो इसका दुरुपयोग होना लगभग तय है। उन्हें डर है कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने या किसी को बेवजह फंसाने के लिए इन नियमों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कैंपस का माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है, जहां छात्र और शिक्षक एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगेंगे। वहीं इन नियमों के समर्थक कहते हैं कि दंड का प्रावधान रखने से असली पीड़ित भी शिकायत करने से डरते, क्योंकि उन्हें डराया धमकाया जा सकता था कि उनकी शिकायत को झूठा साबित कर दिया जाएगा। वे इसे पीड़ित को बिना किसी डर के अपनी बात रखने का अधिकार देने वाला कदम मानते हैं। यह पूरा विवाद हमें एक गहरे सामाजिक सवाल के सामने खड़ा करता है। क्या समानता के लिए बनाए गए कानून कभी-कभी असमानता का कारण बन सकते हैं? जब आप एक वर्ग को बचाने के लिए नियम बनाते हैं, तो क्या दूसरे वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा होना स्वाभाविक नहीं है? यूजीसी के ये नियम एक तरफ सदियों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने का वादा करते हैं, तो दूसरी तरफ एक नए तरह के टकराव की जमीन भी तैयार करते दिख रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों का गुस्सा और डर क्या सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, या इसमें कोई ठोस आधार भी है? यह सवाल आने वाले दिनों में और गहराएगा, क्योंकि अब यह लाठी ढाई सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रही है। विवाद सिर्फ नियमों के प्रावधानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस ढांचे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जरिए इन्हें लागू किया जाना है। नियमों के अनुसार हर संस्थान में जो इक्विटी कमेटी बनेगी वह शिकायतों की जांच करेगी, लेकिन इस कमेटी के गठन को लेकर एक बड़ा पेच है। नियमों में यह अनिवार्य किया गया है कि कमेटी के 50% से अधिक सदस्य एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग से होने चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कमेटी में उन समुदायों का प्रतिनिधित्व हो जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का शिकार रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि ऐसा होने पर ही पीड़ित छात्र अपनी बात खुलकर कह पाएगा और कमेटी संवेदनशील होकर मामले को समझेगी। लेकिन सामान्य वर्ग के संगठन इस प्रावधान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह संरचना अपने आप में भेदभावपूर्ण है। उनका सवाल है कि अगर कमेटी में पहले से ही एक पक्ष का बहुमत होगा तो जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है। उन्हें डर है कि ऐसी कमेटी सामान्य वर्ग के आरोपी छात्र या शिक्षक के प्रति पहले से ही एक राय बनाकर रखेगी और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का बराबर मौका नहीं मिलेगा। यह विवाद प्रतिनिधित्व और निष्पक्षता के बीच की एक महीन रेखा पर खड़ी दिया है। क्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्षता के सिद्धांत से समझौता किया जा सकता है? ये सवाल अब कानूनी गलियारों तक पहुंच गया है। इन्हीं सवालों को लेकर इन नियमों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में इन नियमों को एकतरफा, भेदभावपूर्ण और संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। अब यह मामला अदालत के विचाराधीन है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। अदालत का फैसला यह तय करेगा कि ये नियम इसी रूप में लागू रहेंगे, इनमें कोई बदलाव होगा या फिर इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। यह कानूनी लड़ाई इन नियमों के भविष्य की दिशा तय करेगी। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जैसे नेताओं ने इन नियमों का स्वागत करते हुए इन्हें देरी से आया लेकिन एक जरूरी कदम बताया है। उनका कहना है कि ये नियम सामाजिक न्याय के लिए एक अनिवार्यता है और केंद्र सरकार को किसी भी दबाव में आकर इन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कई संगठन और नेता इन नियमों को समाज को बांटने वाला बताकर इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यह राजनीतिक खींचतान दिखाती है कि यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है जो आने वाले चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो सवाल उठता है कि यूजीसी का यह कदम अच्छे के लिए है या इसमें सुधार की गुंजाइश है।
इसमें कोई शक नहीं कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति और अन्य पहचानों के आधार पर भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। रोहित वेमुला से लेकर पायल तड़वी तक अनगिनत ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रतिभाशाली छात्रों को भेदभाव के कारण अपनी जान गंवानी पड़। इस नजरिए से देखें तो यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 एक बहुत जरूरी और साहसिक कदम है। ये नियम पहली बार उस अप्रत्यक्ष भेदभाव को भी पहचानने की कोशिश करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओबीसी समुदाय को इसके दायरे में लाना भी एक प्रगतिशील कदम है जो जमीनी हकीकत को स्वीकार करता है। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसके अमल में कई चुनौतियां हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, उसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। किसी भी कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के सभी वर्ग उसे कितना अपनाते हैं। अगर एक बड़ा वर्ग यह महसूस करेगा कि कानून उसके खिलाफ है और उसे कोई सुरक्षा नहीं देता, तो वह कानून जमीन पर सफल नहीं हो सकता। झूठी शिकायतों पर दंड हटाने और इक्विटी कमेटी की संरचना जैसे मुद्दों ने इस अविश्वास को और बढ़ाया है। इन चिंताओं को दूर किए बिना कैंपस में सौहार्द का माहौल बनाना मुश्किल होगा। शायद इसका समाधान एक संतुलित रास्ते में छिपा है। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे पीड़ित को सुरक्षा भी मिले और किसी निर्दोष को झूठे आरोपों का शिकार भी न होना पड़े? शायद झूठी शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान पूरी तरह हटाने के बजाय उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय जोड़े जा सकते थे। इसी तरह इक्विटी कमेटी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर विचार किया जा सकता था, ताकि जांच की निष्पक्षता पर सवाल न उठे। कानून का मकसद न्याय करना होना चाहिए, बदला लेना नहीं। अगर कानून समाज में नई खाइयां पैदा करे तो हमें रुककर सोचना होगा। अंत में यूजीसी के ये नियम समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादित मुद्दा है। इनका इरादा नेक है, लेकिन इनके कुछ प्रावधानों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और समाज को भी इस पर ठंडे दिमाग से बहस करने की जरूरत है। असली चुनौती यह होगी कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो भेदभाव को खत्म भी करे और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों को भी बनाए रखे। यह बदलाव अच्छे के लिए है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसकी कमियों को दूर करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में कितने सफल होते हैं। यह रास्ता लंबा और कांटों भरा है।